गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? बिहारी पर मेरे 2 वीडियो पहले आ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ आपके लिए। मैं एक बार पुनः आपको कहना चाहूँगा कि यदि मेरे वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं, आपके ज्ञानवर्धन में यदि सहयोगी हो रहे हैं, तो उनको लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। देखिए, अपन शुरू करते हैं बिहारी को कंटिन्यू आगे देखें। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। उत्प्रेक्षा अलंकार है। मैंने पहले भी कई बार बताया था आपको, मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ये संयोजक शब्द जहाँ आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखो क्या कहना चाहता है कवि, नायिका के सौंदर्य का यहाँ पर चित्रण किया है। उसके कानों में जो झुलमुली, जो उसका कानों का जो आभूषण है, वो उसके झीने वस्त्र में किस प्रकार दिखाई देता है, किस प्रकार शोभायमान हो रहा है, उसका एक प्रकार से कवि ने सुंदर चित्रण किया है। देखो कैसे, झीने पट में, कठिन शब्द लिख लो, झीने पट में, झीने महीन, महीन पट वस्त्र, ओ चमक, लस्ती शोभित होती है, सपल्लव पत्तों से युक्त, ये कठिन शब्द लिख ले साथ साथ, सपल्लव पत्तों से युक्त। झीने पट में झुलमुली, झुलमुली एक कानों का आभूषण होता है। झुलमुली जो हो क्या होता है? कानों का आभूषण होता है। तो कवि नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि उसके झीने अर्थात महीन वस्त्र, महीन जो वस्त्र उसने धारण कर रखे हैं, झीने पट महीन वस्त्र जो धारण कर रखे हैं नायिका ने, उसके कानों पे लगा हुआ जो आभूषण है, कानों पर धारण करने वाला जो आभूषण है, उसका झलकती ओप अपार, उसकी चमक जो है वो अत्यधिक सुशोभित हो रही है। उस झीने पट में से, झीने वस्त्र में से कान के जो आभूषण है वो जो धीरे धीरे हिल रहा है, कान का जो आभूषण है उसकी चमक अत्यधिक सुशोभित हो रही है। उस झीने पट में से उसकी जो चमक है वो निकल करके बाहर आ रही है और वो दिखाई दे रहा है धीरे धीरे हिलता हुआ। उसका धीरे धीरे हिलता हुआ जो कान का जो आभूषण है, उसके झीने पट में, झीने वस्त्र में तुरंत हिलता हुआ क्या हो रहा है? स्पष्ट हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही मानो कैसे कैसे, सुर तरु की मनु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार, मानो कल्प वृक्ष, देवताओं का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष, देवताओं का वृक्ष लिखो, सुर तरु कल्प वृक्ष, मानो सिंधु में, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त डाली जो हो वो धीरे धीरे क्या कर रही हो? हिल रही हो। ऐसे दिखाई दे रहा है उस नायिका के कानों में लगा हुआ, कानों में धारण किया हुआ आभूषण, और जो धीरे धीरे हिल रहा है वो ऐसे लग रहा है मानो समुद्र में सुर तरु की, कल्प वृक्ष की सपल्लव पत्तों से युक्त जो डाली है वो धीरे धीरे क्या कर रही है? हिल रही है। एक बार दोबारा देखो इसको। कवि कहना चाहते हैं, झीने पट में झुलमुली, नायिका ने जो महीन वस्त्र धारण कर रखे हैं, उस महीन वस्त्र में उसके जो कान का जो आभूषण है वो धीरे धीरे हिलता हुआ, उसकी चमक इस प्रकार बाहर निकल रही है, इस प्रकार उसकी चमक दिखाई दे रही है। कैसे? सुर तरु की मनो सिंधु में लस्ती सपल्लव डार, मानो समुद्र में कल्प वृक्ष की पत्तों से युक्त जो डाली है वो धीरे धीरे क्या कर रही हो? हिल रही हो। इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इस प्रकार सुशोभित हो रहा है वो नायिका पर, नायिका ने अपने पहने हुआ कानों का आभूषण। तो नायिका के सौंदर्य का बहुत ही सजीव जो हो कवि ने यहाँ पर क्या किया है? चित्रण किया है। तो ये सब इसमें देखने को मिलता है कवि ने। देखो आगे, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सू बात। जैसे मैंने रहीम बिहारी के बारे में ये बताया था मैंने पहले भी आपको कि उनकी समाहार शक्ति जो है ना, उनकी समाहार शक्ति अद्भुत है, विलक्षण है। तो यहाँ पर कितनी कुछ बातें हो जाती हैं, वो एक दोहे में कवि ने क्या किया है? संयोजित करने का उन्हें प्रयास किया है। बहुत कुछ बातें हो जाती है। एक नायक और नायिका, लोगों से, काफ़ी व्यक्ति हैं, लोगों से भरा हुआ भवन है, एक बहुत बड़ा भवन है, वहाँ पर विद्यमान है एक नायिका और नायक, और दोनों ही वो, क्योंकि
बहुत से व्यक्ति वहां उपस्थित हैं, तो वो बातें तो कर नहीं सकते, तो वो आंखों ही आंखों में वो संकेत के माध्यम से, इशारे में ही इतना कुछ बातें कर लेते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो बहुत ही प्रेम का बहुत ही विशद, बहुत ही व्यापक चित्रण इसमें देखने को मिलता है कवि के द्वारा। देखो, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही सो बात। कितना सुंदर चित्रण किया कवि ने। देखो कि कहत, नायक जो है वो नायिका से कुछ कहता है। कहत, नायक जो है वो आंखों से ही, मुख से नहीं बल्कि आंखों की भाषा से ही नायक जो है वो संकेत करता है कुछ, अर्थात नायिका को कुछ कहता है। नटत, नटत, नायिका जो है वो उसे क्या कर देती है, मना कर देती है। आंखों की ही भाषा में नायिका उसे क्या करती है, मना कर देती है। रीझत, नायिका के मना करने के बावजूद भी, नायिका के मना करने के बावजूद भी नायक जो है वो उस पर प्रसन्न होता है, रीझता है, प्रसन्न होता है। जब उसको वो प्रसन्न देखती है, मुस्कुराता हुआ देखती है नायक को, तो नायिका जो है वो खिजत, नायिका उससे क्या हो जाती है, चिढ़ जाती है, खिंच जाती है, नाराज हो जाती है, और दोनों अपनी नजरें जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं, दूसरी तरफ कर लेते हैं। पर काफी देर तक वो एक दूसरे से नजरें अलग नहीं कर पाते और पुनः उनकी नजरें जो है वो एक दूसरे से मिलती हैं और मिलत, एक दूसरे से नजरें मिलती हैं, खिलत, और दोनों नजरें मिलते ही दोनों हंसने लग जाते हैं। और लजियात, जब दोनों हंसते हैं तो फिर नायिका जो हो क्या हो जाती है, लज्जित हो जाती है। मतलब कवि कहते हैं कि इतनी कुछ बातें हो गई, आंखों ही आंखों में इतनी कुछ बातें हो जाती हैं और किसी को वहां कुछ पता ही नहीं चलता है। भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। भरे हुए भवन है, बहुत बड़ा भवन है, लोगों से भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, और आंखों ही आंखों में नायक और नायिका जो हो दोनों क्या करते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो कवि की समाहार शक्ति का बहुत ही विलक्षण जो है उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। देखो, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश उलजात कहिए सब तेरो हियो मेरे हिये की बात। प्रेम का बड़ा ही विशद और व्यापक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। क्या कहते हैं कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपने संदेश को कागज पर लिख करके मैं तुम्हारे सामने या तुम्हें प्रेषित नहीं कर सकती हूं। कागज पर लिख करके मैं अपने संदेश को, नायक और नायिका जो है वो आपस में कह रहे हैं एक दूसरे से कि कागज पर लिखत न बनत, कि मैं अपना संदेश जो हो कागज पर लिख करके मैं तुम्हें प्रेषित नहीं कर सकती हूं। और कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात, और तुम्हें मुझे कहते हुए मैं तुम्हें कुछ कहूं, इसमें मुझे क्या आती है, लज्जा आती है। कहत संदेश उलझात, मुझे कहते हुए क्या आती है, लज्जा आती है। लिख करके मैं दे नहीं सकती, क्योंकि जब मैं लिख करके दूंगी तो जो पत्र है वो किसी को दूसरे को मिल जाए, किसी अन्यत्र हाथ में चला जाए, इसका भय रहता है। तो मैं अपने प्रेम का जो संदेश है वो तुम्हें लिख करके दे नहीं सकती हूं। और कहत संदेश उलझात, और कहते हुए मुझे क्या आती है, लज्जा आती है। तो मैं न तो तुम्हें लिख करके दे सकती हूं और न ही मैं अपने प्रेम को तुम्हारे सामने अभिव्यक्त कर सकती हूं। कहिए सब में तेरो हियो मेरे हिये की बात। तो हमें लिख करके या बोल करके कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हृदय की भाषा है। प्रेम जो है वो तो एक क्या है, हृदय की भाषा है। क्योंकि जिस प्रकार से मैं तुम्हारे विरह में दुखी हूं, उसी प्रकार तुम भी मेरे विरह में क्या हो, दुखी हो। तो मेरे हृदय में क्या पीड़ा चल रही है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति क्या भाव जो है वो उद्दीप्त हो रहे हैं, ये तुम अपने हृदय से ही क्या कर सकते हो, जान सकते हो। क्योंकि जैसी मेरी दशा है प्रेम में, जैसी मेरी दशा है वैसी ही दशा जो है क्या है, तुम्हारी है। तो हमें लिख करके देने की या व्यक्त करके कहने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो हृदय की भाषा है और हृदय के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। तो प्रेम का बहुत ही विशद और व्यापक जो हो चित्रण इसमें देखने को मिलता है। देखो,
कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, तिये लीलार बेंदी दिए अगुनित बढ़त उदोत। कठिन शब्द लिख लो यहां पर। अंकु, अंकु संख्या, अंकु संख्या, तिये ललाट स्त्री के ललाट पर, उदोत प्रकाश। देखो, कहत सबे बेंदी दिए, बेंदी शून्य, बिंदी शून्य, बिंदी जो है शून्य। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, ये सभी कहते हैं, गणित शास्त्री जो है वो सभी कहते हैं। क्या कहते हैं कि कोई भी संख्या के आगे यदि हम शून्य लगा देंगे, शून्य एक और बढ़ा देंगे, तो वो संख्या जो हो वो 10 गुना हो जाती है। किसी भी संख्या पर, किसी भी संख्या के आगे यदि हम बिंदी लगाएंगे अर्थात शून्य लगाएंगे, तो उस संख्या जो हो वो क्या हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाती है। पर कवि कहते हैं कि तिये ललार बेंदी दिए अगुनित बढ़त उदोत, पर नारी स्त्री के ललाट पर बिंदी लगाने से उसका जो उदोत, उसकी जो चमक है, उसका जो सौंदर्य है, उसका जो शोभा है, वो अनगिनत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। असंख्य गुना जो हो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ गणित का जो सिद्धांत है वो काम नहीं करता। कवि कहते हैं, दोबारा देखो एक बार, कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनो होत। ये सभी कहते हैं कि किसी भी संख्या के आगे यदि हम शून्य लगाएंगे तो वह 10 गुना, संख्या 10 गुना बढ़ जाती है। पर तिये लीलार बेंदी दिए अगुनित बढ़त उदोत, पर स्त्री के ललाट पर बिंदी लगाने से उसका जो शोभा है, उसका जो सौंदर्य है, वो अनगिनत जो हो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो सौंदर्य में गणित का जो आकलन है वो काम नहीं करता। तो यहां पर चमत्कारपूर्ण कथन की प्रवीणता जो हो वो कवि को देखने को मिलती है। देखो, दीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात। कनक, कनक एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है यहां पर, कनक को सोना जो है ना वही, तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। दीठी न परतु समान दुति, दुति प्रकाश, दीठी दृष्टि, दीठी दृष्टि, दुति चमक, कनक सोना स्वर्ण, भूषण आभूषण। देखो, दीठी न परतु समान दुति, कनक कनक से गात, कि कवि कहते हैं नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हुए, नायिका के सौंदर्य का, उसकी सुंदरता का चित्रण करते हुए, कि एक नायिका ने स्वर्ण आभूषण जो वो धारण कर रखे हैं, स्वर्ण आभूषण धारण कर रखे हैं, पर उसके शरीर की जो चमक है और स्वर्ण आभूषण की जो चमक है, दोनों आपस में मिली हुई है, दोनों परस्पर मिली हुई है। तो उसमें अंतर नहीं किया जा सकता, या अंतर लगता ही नहीं है। ये लगता ही नहीं है कि उस नायिका ने सोने के स्वर्ण आभूषण जो हो क्या कर रखे हैं, पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि नायिका का जो शरीर है वो भी स्वर्ण आभूषण के समान ही, स्वर्ण के समान ही चमक रहा है, देदीप्यमान है, और स्वर्ण आभूषण जो है वो भी क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। कवि कहते हैं कि वह देखने से, तो देखें अपन आंखों से तो हमें पता लगता ही नहीं है कि उसने स्वर्ण आभूषण जो हो वो धारण कर रखे हैं। ये तो उसके शरीर को स्पर्श करने के बाद में हमें पता चलता है, क्योंकि उसका शरीर जो है वो कोमल है और स्वर्ण आभूषण जो हो क्या है, कठोर हैं। तब हमें पता चलता है कि उसने अपने शरीर पर स्वर्ण आभूषण जो हो धारण कर रखे हैं। तो नायिका के सौंदर्य का जो है वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है यहाँ पर। देखो, दोबारा देखो एक बार, दीठी ने परंतु समान दुति, कवि कहते दिखाई नहीं देता है, समान दुति, दोनों की समान चमक है, दोनों की ही एक जैसी चमक है, दोनों की ही समान चमक है। कनक कनक से गात, दोनों स्वर्ण और शरीर, स्वर्ण जैसा ही शरीर है और स्वर्ण आभूषण जो वो भी किसके समान है, सोने जैसा ही है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों की चमक जो हो क्या है, एक जैसी है, पता चलता ही नहीं है। भूषण कर करकस लगत, भूषण कर, जब आभूषण पर जब हम कर हाथ लगाते हैं, हाथ से उसका स्पर्श करते हैं तो कर्कश, वह कठोर लगता है, कठोर लगता है। परसी
पिछाने जात। तो स्पर्श करने से ही ये पता चलता है कि ये तो उसका शरीर है और ये उसने कठोर लगने पर ये उसने आभूषण जो हो क्या कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। तो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में कवि ने यहां पर नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। देखो यहां पर रीतिकालीन सौंदर्य की जो छाप है ना, वो इस दोहे में देखने को मिलती है। आगे देखो, अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हु रहे बड़ो उजारो गेह। दीप शिखा, दीप शिखा दीपक की लो, दीप शिखा दीपक की लो। अंग अंग एक ही शब्द में, एक ही अर्थ में एक शब्द की आवृत्ति हुई है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। नग, नग नगीने, जगमग जगमग जगमगाते रहे, जगमा रहे हैं। दीप सिखासी, दीप सिखासी दीपक की लो। सी सी देह, सी सम श्रीस जहां पर आते हैं संयोजक शब्द वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो शरीर जो है ना, शरीर की जो चमक है उसको दीपक की लो के समान बताया है, दीपक की लो की चमक के समान बताया है कवि ने। देखो, दिया बढ़ाए हु रहे बड़े उजारों के है, यहां पर भी नायिका का सौंदर्य जो है उसका वर्णन कवि ने अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया है। कैसे किया है देखो, अंग अंग नग जगमगत, कि नायिका के शरीर पर नगीने जो हो क्या है, जड़े हुए हैं। एक तो उसके शरीर की चमक और ऊपर से उसके शरीर पर जड़े हुए नगीने, नग। दीप शिखा सी देह है, तो दीपक की लौ के समान उसकी जो नायक, उसका जो देह है, उसकी जो शरीर है वो चमक रही है। एक तो उसके शरीर की चमक और दूसरा उसने अपने शरीर पर नग जो हो क्या कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं, नगीने धारण कर रखे हैं। तो उसका जो शरीर है ना, उसका नायिका का जो शरीर है ना, वो दीपक की लो के समान देदीप्यमान हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि दिया बढ़ाए हु रहे बड़े उजारोगे है। यदि रात्रि के समय यदि हम दीपक बढ़ा भी दें, दीपक को बुझा भी देना, तो फिर भी गृह में, घर में अत्यधिक क्या रहता है, उजियारा रहता है, अत्यधिक उजाला रहता है, प्रकाश कम होता ही नहीं। क्योंकि एक तो उस नायिका का जो शरीर है वह देदीप्यमान है, वह चमक रहा है, और ऊपर से उसने अपने शरीर पर नग जो है, नगीने जो हो क्या कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। तो यदि रात्रि के समय अपन दीपक बुझा भी देना, तब भी उसका उजाला जो हो क्या नहीं होता, उसका उजाला कम नहीं होता है। ये आपका बिहारी जो है वो आज कंप्लीट हुआ। आगे अपन कल उसके क्वेश्चन वगैरह वो देखेंगे। और भी यदि कोई किसी प्रकार का यदि डाउट हो तो आप मेरे पास में कमेंट्स करें। कोई भी किसी प्रकार के कोई बात, कोई दोहा यदि अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया हो या कोई पुनरावृत्ति करनी हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज सेंड करें या फिर मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजें। एक बार मैं पुनः कहूँगा कि यदि सही तरीके से आपका ज्ञान वर्धन हो रहा है, सही तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके समझ में यदि सहयोगी बन रहे हैं, आपके ज्ञान वर्धन में यदि सहयोगी बन रहे हैं मेरे वीडियोस, तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।